हमारी जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलर्जिक रेनाइटिस। एलर्जिक रेनाइटिस को उर्दू ज़ुबान में आसान टर्म में हम कह सकते हैं ऐसे मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं उसको हम कहते हैं एलर्जिक रेनाइटिस। या हम एलर्जी का मतलब आपको पता है किसी चीज़ से आपको एलर्जी होती है, और रेनाइटिस का मतलब होता है नाक या नोज़ कहते हैं। आइटिस का मतलब होता है उसकी इन्फेक्शन, मतलब नाक का जो इन्फेक्शन होता है और किसी एलर्जी की वजह से होता है उसको हम कहते हैं एलर्जिक रेनाइटिस। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि एलर्जिक रेनाइटिस की आपने देखा होगा कुछ लोगों में बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। और एलर्जिक रेनाइटिस के जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कहीं भी बाहर जाएँ तो उनको बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती है, नोज़ जो होता है रेड होना शुरू हो जाते हैं, आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे मरीज़ को एंटीबायोटिक ज़्यादातर नहीं दी जाती, साथ फीवर वगैरह नहीं होता, तो उनको ये एलर्जी का मसला होता है। उनमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है और स्नीजिंग के साथ उनका नाक बंद हो जाता है। और जो एक कुछ लोगों में होता है कि इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पे आपके कैविटीज़ होती हैं, हड्डियों के दरमियान में खाली जगह होती है जिनको हम साइनसिस कहते हैं। उसमें जो रतूबत होती है, रेशा होता है, वो जम जाता है अगर आपका इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। इसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस भी कहते हैं। तो एलर्जिक रेनाइटिस के साथ आपको साइनोसाइटिस भी हो सकता है। साइनोसाइटिस में होता है कि जैसे ही आप सो के उठते हैं आपको बहुत ज़्यादा सवेर हेडेक होता है। तो आप सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो एलर्जिक रेनाइटिस है ये होता क्यों है। ज़्यादातर आपको पता है कि जो एलर्जी है वो होती क्यों है। उसमें ये होता है कि आपकी कोई भी एंटीजन है, आपकी किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को पोलन से एलर्जी होती है, किसी को फूड से होती है, किसी को परफ्यूम से होती है, किसी को पानी से भी होती है। जैसे ही वो आपका एलर्जन आपकी जैसे स्किन से टच करता है तो वो स्किन से टच करके आपके जो इम्यून सिस्टम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ित निज़ाम होता है, उसके अंदर खून के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं। उसमें मास्ट सेल्स एक सेल्स होते हैं, वो बीच में से एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं। जब हिस्टामिन रिलीज़ होता है तो आपके जिस्म में ये सारी इलामात आती हैं। और ये ज़्यादातर ये होता है कि आपकी एलर्जी किन किन जगह पे आपकी हो सकती है। आपके जिल्द पे अगर हो, कोई पोलन टच करे या कोई चीज़ ऐसी जिससे एलर्जी है आपको, या आपके नोज़ पे, नोज़ के अंदर एंटर हो जाए, या आपके ब्लड के अंदर एंटर हो जाए। आपने देखा है कि अगर आपके स्किन पे होगी तो आपके स्किन पे एलर्जी होना शुरू हो जाएगी, नोज़ पे होगी तो आपको स्नीजिंग होना शुरू हो जाएगी, ब्लड की होगी तो ब्लड के अंदर एलर्जी होगी तो आपके जिस्म पे मुख्तलिफ धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सारे आपकी एलर्जी की इलामत होती है। और कुछ लोगों में ये होती है कि सीजनल एलर्जी होती है, कुछ लोगों में पूरा साल ही रहता है। अब जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे खिज़ां का मौसम है, अक्टूबर में खिज़ां का मौसम होता है, और जब सर्दियाँ एंड हो रही होती हैं मार्च के बाद जो फरवरी मार्च होता है उसमें बाहर का मौसम होता है। इस सीज़न में लोगों में एलर्जी ज़्यादा हो जाती है। और इस्लामाबाद में जैसे उसमें है शहर, उसमें ये होता है कि पोलन जब रिलीज़ होते हैं तो वहाँ के जो सिटीज़न हैं वहाँ पे उनको भी एलर्जी आपको देखने में आई होगी, आपने देखा होगा। कुछ लोगों में पूरा साल ही एलर्जी रहती है, वो डिफरेंट चीज़ से सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोगों को अगर किसी ने परिंदे रखे हुए तो परिंदों से एलर्जी होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों का अगर डस्ट है, डस्ट आपके सोफ़े वगैरह या कहीं भी आपकी डस्ट मौजूद है उससे भी स्नीजिंग या छींकें आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग पार्क्स में जाते हैं और पोलन्स वगैरह होते हैं, उससे भी आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो डिफरेंट एलर्जी आपको डिफरेंट तरीके से हो सकती है। अब इसमें ये होता है कि आप जज कैसे करें, टेस्ट कौन कौन सा करवाएं उसमें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको एलर्जी है या नहीं है। उसमें एक एलर्जी सेंसिटिव टेस्ट होता है। उसमें होता है कि जिस चीज़ आपको एलर्जी है, डिफरेंट चीज़ें ली जाती हैं, वो आपके स्किन के अंदर, आपको इंटरडर्मल आपकी जल्द के अंदर लगाई जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसमें ये देखा जाता है कि कुछ लोगों में फ़ौरन आधे घंटे के अंदर वहाँ पर रिएक्शन आ जाता है, आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ये एलर्जी की अलामत नज़र आना शुरू हो जाती है। इस तरह आप जज कर लेते हैं आपको किस चीज़ से एलर्जी है। और उसके बाद ये होता है कि आपके एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट हो गया। कुछ लोगों में जो होता है कि अलामत के हिसाब से आप पे एक्सरे करवाए जाते हैं, नोज़ का एक्सरे करवाया जाता है ताकि आपके जो साइनसिस हैं या आपके जो गड़े हैं हड्डियों के दरमियान में, उनमें देखा जाए कि वहाँ कोई इन्फेक्शन जमा तो नहीं हो गया। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें CT स्कैन और MRI भी करवाया जाता है। और इसके बाद होता है कि आपने इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। अब इसकी प्रिवेंशन के अंदर ये हो जाता है कि प्रिवेंशन के अंदर आप डिफरेंट मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। सबसे मेडिसिन से पहले होता है कि आप एहतियात। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं उनको मैं ये बताता हूँ कि वो कहते हैं मेडिसिन ये यूज़ कर लें, एंटीबायोटिक कर लें। उसमें ये बताता हूँ कि जब आपको नोज़ के अंदर इरिटेशन फील हो या एक दो से ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाएँ तो आप फ़ौरन अलर्ट हो जाए, एंटी एलर्जिक मेडिसिन लें या आप मास्क लगाएं।
अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं तो पार्क में जाने से अवॉइड करें। अगर आपको डस्ट से एलर्जी हो रही है तो आप मास्क वगैरह यूज़ करें। और अगर आपको किसी परफ्यूम वगैरह से या किसी फूड से है उससे अवॉइड करें आप। तो इसमें होता है कि आप डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं। उसमें पहले तो होती थी टाइप 1 मेडिसिन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा नींद होती थी। आजकल वो मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें नींद कम होती है। अब इसमें एक मेडिसिन आपने सुनी होगी सिट्रीजिन। सिट्रीजिन में होता है कि नींद काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद आती है लोरेटिडीन आ जाती है, फिक्सोफेनाडिन आ जाती है, ये मेडिसिन है। और उसके बाद होती है मास्टर स्टेबलाइज़र ड्रग्स होती हैं। उसमें आपके मोंटेलुकास्ट है। मोंटेलुकास्ट का ये ध्यान रखना है कि आपका जिनमें डिप्रेशन का मसला है तो उनमें ये ज़्यादातर मेडिसिन नहीं दी जाती। मोंटेलुकास्ट जो होता है उस मासल को स्टेबलाइज करेगा। ये भी आपको अगर आपके बलगम वगैरह जमा हो उसको निकालने में मदद करता है। और कुछ लोगों में आपको जो इन्हेलर वगैरह मतलब इन्हेलर नहीं मतलब आपको स्प्रे दिया जाता है। जब इसमें ये होता है कि एलर्जिक रिनाइटिस होता है तो आपकी नाक की जो वेसल्स होती हैं फूल जाती हैं। जो आपका हम स्प्रे वगैरह देते हैं जैसे जाइनोसिन स्प्रे है, डिफरेंट स्प्रे होते हैं, उसमें स्टीराइड भी होते हैं, बेक्लोमेथासोन होता है, ब्यूडिसिनाइड्स होते हैं, डिफरेंट दिए जाते हैं कि आपकी जो वैसे जो फूल गई हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, उसमें वैसे कंस्ट्रिक्शन हो जाए, उनका साइज़ कम हो जाए जो फूल की थी, तो उससे भी आपको सांस लेने में आपको आसानी पैदा हो जाती है। और कुछ लोगों में ये होता है कि आपको जो होती है ड्रॉप्स दिए जाते हैं स्टीरॉइड्स के, वो भी यूज़ कर सकते हैं आपके। और आपने एक सुना होगा इस्लामाबाद के अंदर, आपने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ये है कि आपके इस्लामाबाद में एक एलर्जिक सेंटर है, वहाँ पे आप जाके वैक्सीन लगवाएं तो उससे भी आपकी वैक्सीन बेहतर हो सकती है। उसमें होता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसमें ये होता है कि आपके डिफरेंट किस्म के वो एलर्जन इंजेक्ट करते हैं आपके जिस्म में, फिर देखते हैं किस चीज़ से आपको एलर्जी है। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसके अगेंस्ट वो ऐसे आपके ब्लड के अंदर एक एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं जो आपके क़ुव्वत मुदाफ़ा निज़ाम बढ़ा देती है, तो इससे आपकी बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाती है। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रहे होते हैं, दरमियान में एक डॉग बैठा है, तो बच्चा रोज़ाना स्कूल जाते हुए उस डॉग से डरता है। तो आप एक दिन ये करेंगे, आप उसके बच्चे के सामने से और डॉग के सामने से गुजरेंगे तो बच्चा देखेगा कि डॉग ने कुछ भी नहीं कहा, तो बच्चा उसके खिलाफ डिसेंसिटाइज हो जाएगा। पहले वो सेंसिटिव था, डॉग को देख के डरता था, स्कूल नहीं जाता था। जब आप उसके साथ गए, उसको दिखाया कि डॉग बिल्कुल कुछ नहीं कहता, तो वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, वो बिल्कुल उससे प्रोटेक्ट हो गया। ऐसे ही आपके एलर्जी के अंदर होता है कि वो ऐसे डिसेंसिटाइज करते हैं। और इसके बाद होता है कि आप कुछ लोग होते हैं, मैंने एक चीज़ बताना आपको भूल गया हूँ कि ब्लड के अंदर एक होता है IgE लेवल, सीरम IgE लेवल। आप वो करवाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा 100 से ज़्यादा बड़ा हुआ है तो उसमें हो सकता है कि आपके जिस्म किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। ये टेस्ट भी करवाया जाता है, सीरम IgE लेवल। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एहतियात भी बताया है, मेडिसिन बताई है, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो आप एलर्जिक रिनाइटिस जैसी बहुत तकलीफदेह बीमारी होती है, कुछ लोगों में बहुत हर वक्त ही चलती रहती है, तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर इस वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।